नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSC चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट करना चाहें तो कर दें। पिछले वीडियो में हमने देखा कि लॉर्ड क्लाइव बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में पुनः बंगाल का गवर्नर बन के आते हैं और यहाँ पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू करते हैं। इस द्वैध शासन व्यवस्था से बंगाल की जनता का खून भरपूर चूसा जाता है और इसकी निंदा ब्रिटेन की संसद में भी और भारत के अंग्रेज अधिकारियों के बीच भी होती है, लेकिन अभी भी उसे कोई समाप्त करने वाला नहीं है। वेरेलस्ट और कर्टियर भी आते हैं गवर्नर बन के बंगाल का, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है कि द्वैध शासन के दोषों को दूर किया जाए या इसी का अंग बन के बंगाल की जनता का खून चूसा जाए। ऐसे में जब पानी सर से ऊपर बहने लगता है और अंग्रेज अधिकारी और उधर ब्रिटेन की साम्राज्ञी तक जब यह बात पहुंचती है तो वह एक ऐसे शख्स को भेजेंगी जिसका नाम वारेन हेस्टिंग है और जो 1772 में बंगाल का गवर्नर बन के आता है और जिसे अगले साल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। यानी प्रश्न पहला हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वह व्यक्ति था वारेन हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव के बाद मैंने देखा कि वेरेलस्ट आते हैं और कर्टियर आते हैं और फिर आएंगे वारेन हेस्टिंग। 1772 से लेकर के 1785 तक शासन करेंगे। लंबा कार्यकाल है, इनको हम 3 भागों में पढ़ेंगे। तीनों भाग की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ते रहिएगा, कहानी समझते रहिएगा, फैक्ट तो याद हो ही जाएगा। आइए शुरू करते हैं। वारेन हेस्टिंग क्या करते हैं भारत में आके, 13 साल इन्होंने किया क्या, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। भारत का पहला गवर्नर जनरल 1773 में बनाया जाता है इनको। द्वैध शासन की समाप्ति, जो प्रमुख प्रश्न बनेगा वह यह है कि द्वैध शासन की समाप्ति जिसे लॉर्ड क्लाइव ने लगाया था, उसकी समाप्ति भारत में किसने की, तो उसकी समाप्ति करते हैं वारेन हेस्टिंग। दूसरा क्या करते हैं, राजकोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाते हैं। रजा खां और सिताब राय जो नाजिम हैं, इनको अभियोग लगाकर बर्खास्त कर दिया जाता है तथा अपने खुद के अंग्रेज कर्मचारियों को अब ये रखेंगे लगान व्यवस्था में, लगान वसूलने के लिए एक नई पद्धति, एक नया सिस्टम बनाएंगे। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी रजा खां सिताब राय को बर्खास्त कर दिया जाता है। नवाब को 16 लाख की पेंशन दे करके जो दीवानी का अधिकार है वह कंपनी अपने हाथों में ले लेती है। यानी नवाब अब कुछ नहीं रह गया, अब वह सिर्फ और सिर्फ पेंशन धारी रह जाएगा। ठीक है, अब कंपनी प्रत्यक्ष शासन करने लगी, खुलकर आ गई है मार्केट में। अब कंपनी किसी के भरोसे नहीं है। अब सभी अधिकार, चाहे वह राजस्व वसूलने का अधिकार हो या फिर शासन प्रशासन देखने का। कलकत्ता को प्रशासनिक केंद्र बना दिया गया, यानी प्रशासन की सारी जिम्मेदारियां अब कलकत्ता से नियंत्रित की जाएंगी और दूसरी तरफ सभी मुख्य पदों पर अंग्रेज बिठाए जाने लगे। इसके पीछे कारण ये है कि वारेन हेस्टिंग महोदय को भारतीयों पर भरोसा नहीं है, भारतीयों पर विश्वास नहीं है। ऐसे अविश्वास और भरोसे की कमी होने के कारण वो सभी मुख्य पदों पर अब अंग्रेजों को बिठाएंगे। आइए हम देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद आखिर ये व्यवस्था में परिवर्तन कैसे करेंगे। द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, अब सिर्फ एक शासन रहेगा अंग्रेजों का। अंग्रेज कैसे लगान वसूलेंगे, क्योंकि सिताब राय और रजा खां पर भी अभियोग लगाकर हटा दिया गया है। ऐसे में लगान व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को भी जरा समझ लिया जाए। वारेन हेस्टिंग लगान व्यवस्था में परिवर्तन करते हैं, क्यों? क्योंकि द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त हो चुका है। अब लगान वसूलने का काम वारेन हेस्टिंग अपने तरीके से कराएंगे। करते क्या है कि एक लगान समिति की स्थापना करते हैं और जो भारतीय आमिल अभी तक लगान वसूलने का काम कर रहे होते हैं उन लोगों को हटा दिया जाता है। कलेक्टर के पद का सृजन किया जाता है
और इस पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज रहेंगे। भारतीयों को वारेन हेस्टिंग पसंद नहीं करते हैं। इनके मन में अविश्वास है कि भारतीय प्रशासन को सही से नहीं चला पाते हैं, इसलिए उनकी भागीदारी इसमें न रखी जाए। लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी है, क्योंकि उस समय के देश काल परिस्थिति को समझने के लिए उसी समय का कोई व्यक्ति उसी स्थान का चाहिए, इसलिए एक भारतीय रहेगा जो इस कलेक्टर की मदद करेगा। कहानी आगे बढ़ती है। ठेका कैसे दिया जाएगा? 5 वर्ष का ठेका दिया जाएगा। जो सबसे ज्यादा लगान वसूल कर देगा उसे 5 वर्ष का ठेका दिया जाएगा और उसका निर्णय यह लगान समिति करेगी। कलेक्टर के संस्तुति पे किसान को पट्टे पर जमीन देने का प्रावधान किया गया। वारेन हेस्टिंग को इसके लिए बधाई देनी होगी कि उन्होंने किसानों के व्यक्तिगत हित के बारे में सोचा और किसानों को पट्टे पर जमीन देने का प्रावधान किया। अब क्या होता है, जिलों को 6 डिवीजन में बांट दिया जाता है। ये 6 डिवीजन होते हैं: कलकत्ता, वर्धमान, ढाका, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर और पटना। प्रत्येक डिवीजन में एक लगान परिषद का गठन किया गया है। ये लगान परिषद अपने अपने जिले, हर डिवीजन अपने अंदर आने वाले जिलों में जो लगान की वसूली होगी उसको नियंत्रण रखेगी, उस पे नजर रखा करेगी। ये हुआ 6 डिवीजन का। एक पद बनता है राय रायन का, जिस पर राजवल्लभ को नियुक्त करते हैं वारेन हेस्टिंग, और संपूर्ण लगान के हिसाब की जांच के लिए इस पद को बनाया गया है। लेखा सचिव यानी अकाउंटेंट जनरल की भी नियुक्ति करते हैं वारेन हेस्टिंग। यानी हम देख रहे हैं कि जो लगान व्यवस्था अभी तक क्रूरता के साथ द्वैत शासन व्यवस्था में वसूली जा रही थी, उसमें वारेन हेस्टिंग आते ही सुधार करते हैं, क्योंकि लगान व्यवस्था ही वह आधार थी, वह तलवार थी जिससे द्वैत शासन व्यवस्था में किसानों की गर्दन काटी जाती थी। लेकिन लगान व्यवस्था में इतना सब कुछ सुधार करने के बाद अपने जाने से 3-4 साल पहले 1781 में ये सारी व्यवस्था बदल जाती है और लगान बोर्ड का गठन होता है जो 4 सदस्यीय होती है। कुल लगान का 2% इन सदस्यों में बांटा जाएगा और लगान वसूलने का काम अब लगान बोर्ड करेगी। फिर भी हम अगर एक सरसरी निगाह से देखें तो वारेन हेस्टिंग वह व्यक्ति है जिसने भारतीय किसानों को पूरी जो प्रताड़ित हो रहे थे उस प्रताड़ना से बचाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया, और इसके लिए उनकी प्रशंसा भी इतिहास में होती है वारेन हेस्टिंग की। अभी तक हमने देखा कि कैसे वारेन हेस्टिंग 1772 में भारत आते हैं। द्वैत शासन व्यवस्था जो 65 से लेकर के और 72 तक भारत में, बंगाल में किसानों का और आम जनमानस का शोषण कर रहा होता है, उस द्वैत शासन व्यवस्था को ये समाप्त करते हैं। नवाब को पेंशन देके 12 लाख रुपए की उससे छुटकारा पा लेते हैं और प्रत्यक्ष शासन करने लगते हैं बंगाल में अंग्रेज वारेन हेस्टिंग के समय ही। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे लगान व्यवस्था में ये परिवर्तन करते हैं और एक एक बिंदुओं पे हमने चर्चा किया। पूरी कहानी आपके सामने है। लगान व्यवस्था में सबसे पहले परिवर्तन जो सकारात्मक परिवर्तन वारेन हेस्टिंग ने किया है, इस विषय को, इस कहानी को अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए और जब भी प्रश्न आएगा कि वारेन हेस्टिंग के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करें तो द्वैत शासन की समाप्ति लिखिएगा, उसके बाद लगान व्यवस्था में परिवर्तन लिखिएगा, उसके बाद न्याय व्यवस्था की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देख लें 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार और कहानी को अपने दिमाग में बिठा लें। मुझे आप लोगों से एक जाते जाते रिक्वेस्ट करनी है कि वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखा करें। मैं कुछ ऐसे पॉइंट छोड़ के जाता हूं जिस पे कोई मुझे कमेंट करेगा कि सर नंद कुमार का जो आरोप है वो तो वारेन हेस्टिंग पे लगा था, आपने तो लॉर्ड क्लाइव के बोला है कि लॉर्ड क्लाइव को लगा है, लेकिन ऐसा एक भी कमेंट मेरे पास नहीं आया सिवाय एक ब्यूटी जी हैं, उन्होंने कहा था कि सर ये तो नंद कुमार को अभियोग वारेन हेस्टिंग के ऊपर लगा था, तो उसको सुधार लीजिएगा। वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए,
तब मजा आएगा। और कहानी आपके दिमाग में जब बैठ जाएगी तो सवाल गलती होगा ही नहीं। कलेक्टर के पद पे सिर्फ अंग्रेज बैठेगा, उसकी सहायता के लिए एक भारतीय होगा। कहानी को समझते रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे थे CSC चैनल। जय हिंद।